बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 3 फोर्सेस एंड मोशन का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम हाइट, उसके बाद जो फिर हमने डिस्कस किया टाइम ऑफ लाइट। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लेते विद सर्टेन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो वो कितना रेंज जो है वो मींस कवर करेगी, या उसका रेंज कितना होगा, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसको फिर हम नाम देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये पॉइंट जो है जिस तरह मैंने पहले बताया, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लेते तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो डिस्टेंस होती है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखें, ऐसा ना हो कि ये जो हम डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं या कंसीडर कर, ऐसा नहीं कि आप इस तरह जो है कंसीडर कर ले, नहीं, इस तरह हम कंसीडर नहीं करेंगे। हवा में हम डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते कि इस तरह पहले फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ, नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इसको हमने मेजर करना है कि यहाँ से कितना गया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अरशद नदीम साहब है, अरशद नदीम साहब ने जो नेजा फेंका है, जो जेवलिन थ्रो किया हुआ है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब उसमें ये मेजर नहीं किया जाता कि आप यहाँ से जो है ऊपर से नीचे की तरफ आए हो, नहीं, ये मेजर किया जाता है कि जो उन्होंने 92.97 की जो डिस्टेंस नेजा फेंका हुआ है 92.97 मीटर का, ठीक है, तो वो क्या था, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल होती है जहां से उसने स्टार्ट किया था पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जो लाइन होती है जहां पे वो उससे आगे नहीं जाता, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर उसके बाद जहां पे उसने हिट किया है ग्राउंड को, वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हो गया। तो यहां से यहां तक की जो रेंज है या जो डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब जो है हमने आज के इस टॉपिक में ये भी इंटरेस्टिंग बात करनी है कि कब जो है रेंज ज्यादा हो सकता है और कब जो हमारा रेंज कम हो सकता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके ऊपर हम जो है इस जेवलिन को या जो भी प्रोजेक्टाइल है उसको जब हम थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या मैक्सिमम रेंज उसका आएगा। तो वो भी आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है। सो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to the point of impact is called range of projectile। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको स्टूडेंट फिर हम क्या नाम देते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर वी हैव अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, उसको हम थ्रो करते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इस वेलोसिटी को जो है उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, उसका जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहाँ पे जिस तरह हमने एक्सेलरेशन की बात की थी कि अगर हम इस केस में अगर हम देखें तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमने वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट हमने लेना होगा। जिस तरह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में बात की थी तो वो इस तरह जा रहा था, इतना टाइम ले रहा था, तो वो वर्टिकल था, तो इससे हमने वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा वो कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें याद है, हमने बात की थी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगी वो थ्रू आउट द ट्रेवलिंग या थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मींस इसके वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। वो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा, अब देखिए, जब हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है मींस वी एक्स जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास इस वी एक्स, क्योंकि उसमें तो चेंजेस आ नहीं रही, क्योंकि कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास
along x एक्सिस जो एक्सेलरेशन होगी मींस ax, ये फिर किस चीज के बराबर होगी स्टूडेंट, ax एक्सेलरेशन along x एक्सिस, ये फिर स्टूडेंट हमारे पास 0 होगी बिकॉज vx इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई हमारे पास जो एक्सेलरेशन along x एक्सिस होगी वो क्या होगी 0। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने होंगे और अब जो है हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, टू फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन along x एक्सिस। देखो यहाँ पे हमने लिखा है along x एक्सिस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी along y एक्सिस क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट था या हाइट था, हाइट तो अपोजिट डायरेक्शन में था ना y एक्सिस में। अच्छा हमारे पास इक्वेशन आ गया अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है along x एक्सिस हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि क्यों हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे x, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा sx vix velocity along x axis and acceleration along x axis, दूसरे तो टाइम है। सो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो vix है जिस तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा है, सॉरी पहले हमने लिखा था कि हमारे पास जो vix होता है वो बराबर होता है v नॉट cos थीटा, जो कि viy जो है वो v नॉट sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास vix होगा चूंकि x कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वो v नॉट cos थीटा, जो sx है ये चूंकि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो उसको मैं रेंज r से रिप्रेजेंट, बिकॉज हम रेंज को मेजर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने s को जो है रिप्लेस किया है बाई r। ये हमारे पास रेंज देखो, ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक। अच्छा ये हमारे पास हो गया r, जो ax है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया चूंकि vx कांस्टेंट है तो हमारे पास ax क्या होगी स्टूडेंट 0, और t जो है ये टाइम है, टाइम तो लेगा मस्ट, जब ये इस पॉइंट तक जाएगा तो टाइम भी लेगा ना, टाइम ऑफ लाइट कितना टाइम में वो पहुंचता है तो टाइम भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास t जो है वो टाइम, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको मेजर किया हुआ है, इसको फाइंड आउट किया है कि किस तरह हमारे पास t जो है 2v नॉट sin थीटा बाई जी। अगर किसी को जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप मस्ट प्रीवियस लेक्चर देखें जो कि अबाउट द टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के बारे में है। नाउ अब ये जो वैल्यूज है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट sx की जगह हमारे पास आ जाएगा r which is equal to vix की जगह स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा v नॉट cos थीटा एंड t जो कि कैपिटल T के बराबर है और जो कि हमारे पास है 2v नॉट sin थीटा बाई g प्लस अपनी जगह एंड हमारे पास हाफ और ax है, ax की वैल्यू हमने क्या पुट किया स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर और टी की वैल्यू हमारे पास जो है 2v नॉट sin थीटा बाई जी होल स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू ये 2 चूंकि कांस्टेंट वैल्यू इसको मैं बाहर कर लेता हूं, पहले लिख लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा, ये v नॉट मल्टीप्लाइड बाई v नॉट से v नॉट स्क्वायर हो जाएगा एंड sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू ये v नॉट स्क्वायर बाई जी, इसको मैंने साइड पे कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपने मैथमेटिक्स में जो है पढ़ा होगा, हमारे पास फार्मूला है कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है बराबर होता है sin 2 थीटा के, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स में, sin 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये वो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है sin 2 थीटा का। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट sin 2 थीटा, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू फिर आ गई कि r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई जी एंड ये 2 sin थीटा cos थीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं sin 2 थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, r is equal to v naught by g, v naught square by g, where v naught is the initial velocity, g is the gravitational acceleration, and sin 2 theta, where theta is the angle with which we throw the projectile. कितने एंगल के साथ हम प्रोजेक्टाइल को जो है वो थ्रो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास रेंज जो है वो कब मैक्सिमम हो सकता है, मींस हम ऐसे क्या टेक्टिक्स कर सकते हैं, ऐसे क्या तरीका जो है हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये रेंज या जो प्रोजेक्टाइल हम थ्रो कर रहे हैं वो क्या हो, उसका रेंज ज्यादा हो जाए। ये अरशद नदीम साहब को भी पता होगा, ठीक है, कि किस तरीके से किस टेक्टिक्स के साथ जो है मैंने इस
जेवलन को जो है वो थ्रो करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेंज को कवर कर सके। और ये आज मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। तो हम भी इस तरह नहीं है, उस जैसे एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हम फिजिक्स के यहाँ पे हम बता सकते हैं मेथड के इस तरीके को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है कि उसका रेंज जो है मैक्सिमम हो सकता है। तो अब देखो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 3.1, इसी का सब टॉपिक है मैक्सिमम रेंज एंगल। मैक्सिमम रेंज एंगल मतलब क्या हुआ कि हम जो ये दो चीजें हैं यहाँ पे जिसके ऊपर डिपेंड करता है। एक, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था जो पहले हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि r इज इक्वल टू वी नॉट जी साइन 2 थीटा। इसमें एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है g और एक है थीटा एंगल। तो g तो हमारे पास ही कांस्टेंट ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है 9.8, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब दो चीजें आ गई, एक है वेलोसिटी वी नॉट और एक हमारे पास एंगल थीटा। तो हमें क्या करना होगा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं या जो जेवलन थ्रो कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा नदीम साहब जब ये नेजा फेंकता है तो भागता है, उसके बाद फिर जो इसको फेंकता है विद सर्टेन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी जिसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है, ये नेजर डिपेंड करता है कि वो कितना दूर जाएगा स्टूडेंट, वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के कितने एंगल के साथ अगर हम इस जेवलन को थ्रो करें, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। तो अब देखो मैक्सिमम रेंज कौन सा होगा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज मैक्सिमम रेंज। मतलब मैक्सिमम रेंज कब होगा, अगर हमारे पास जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल तो उतना ही वो रेंज भी मैक्सिमम होगा। तो चूंकि हमारे पास है फार्मूला r इज इक्वल टू वी नॉट जी साइन 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस वी नॉट को कांस्टेंट ले लेते हैं कि चलो वी नॉट कांस्टेंट है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है, जैसे कि हमारे पास ये जो इंडियन वाला था नीरज, उसने जो एक एंगल के साथ जो है मींस एक वेलोसिटी के साथ एंगल जो जेवलन था वो थ्रो किया, अर्शद नदीम से हमने दूसरी वेलोसिटी के साथ जो है उसको थ्रो किया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो है इन दोनों वेलोसिटीज को कॉमन रखे, मींस कांस्टेंट रखे, लेट दोनों जो है लेट फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड के साथ जो है उसको थ्रो कर रही है, चलो 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर बहुत ज्यादा होगा, कि चलो 10 मीटर पर सेकंड के साथ उसने जो है वो जेवलन थ्रो कर रही है दोनों। अब जो है यहाँ पे रेंज किसका ज्यादा होगा, वो फिर डिपेंड करते स्टूडेंट इस एंगल के ऊपर, थीटा ऑफ प्रोजेक्शन। अब कौन सा जो है किस वाले का नेजर ज्यादा दूर जाएगा वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट कि इफ वेलोसिटी वी नॉट एंड ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट, अगर दोनों को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें, मेरा चोपड़ा और नदीम अर्शद नदीम साहब है, दोनों ने एक ही वेलोसिटी लेट 10 मीटर पर सेकंड के साथ जो है उन्होंने इस नेजे को, ये जेवलन को जो है वो थ्रो किया हुआ है। अब कौन से वाले का ज्यादा दूर जाएगा वो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देन रेंज और डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो हमारे पास जो रेंज है वो फिर टोटली किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, इस साइन 2 थीटा के ऊपर। इज इट क्लियर? इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम देन आर विल बी मैक्सिमम। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ गई, अगर इस साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तो फिर हमारे पास जो रेंज की वैल्यू जो होगी वो भी फिर क्या होगी स्टूडेंट, मैक्सिमम होगी। बिकॉज ये दो तो हमने कांस्टेंट रख लिया, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जी को भी मैं जो है चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। अच्छा अब देखो रेंज विल बी मैक्सिमम। अच्छा अब ये साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होती है, हमें पता है स्टूडेंट कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट वो है 1। अगर साइन की वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। तो अब यहाँ पे देखो चूंकि इन दोनों को तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, अब बात आती है साइन 2 थीटा के ऊपर। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम जो है मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। हमें चूंकि थीटा चाहिए तो इस साइन का इनवर्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये साइन इनवर्स खत्म, हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं यहाँ पे ये साइन 2 थीटा जो है कि हमने उस साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये साइन इनवर्स हो गया। ये बात गलत है, ये आप ध्यान में रखो कि साइन को हम उस साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से ये साइन इनवर्स इस साइन के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा कि 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि साइन को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो साइन इनवर्स हो गया, ये गलत है, ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये आप अपने जहन से निकालें। हमेशा याद रखो कि साइन कॉस और ये चीजें जो है ये उस तरफ शिफ्ट नहीं होते, उसके साथ या जो लॉगरिथम है उसके साथ हम उसका जो है इनवर्स जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते तो उसके साथ कैंसिल हो जाते, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब आप जो है कैलकुलेटर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स आप फाइंड आउट करेंगे। साइन इनवर्स 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट जो है कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट का जो है वो जो बटन होता है उसको आप पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर साइन, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और फिर 1 आप प्रेस करें, इक्वल साइन लगाएं, तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। साइन इनवर्स 1 जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब चूंकि हमें थीटा चाहिए, हम इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की खोज में है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो आपने डिवाइड बाई 2 करना है बोथ साइड, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास मैक्सिमम थीटा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा या कोई जो है हमारे पास एक ऐसा मशीन है जैसे कि कैनन है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम रेंज तक जो है उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करे, तो हम उसको कितने एंगल पे जो है लगाएंगे, 45 डिग्री के ऊपर। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे जो है हम फेंकते हैं, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर उसका रेंज जो है मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि 45 एंगल के ऊपर जो है रेंज हमेशा मैक्सिमम होगा। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सी एंगल है जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल का रेंज जो है वो मैक्सिमम होता है स्टूडेंट। तो ये आप अपने ध्यान में रखो कि वो ही जनाब 45 डिग्री के 45 डिग्री के ऊपर जो है आपके पास ये रेंज जो है मैक्सिमम होगा। तो अगर नीरज चोपड़ा और जो है अरशद नदीम साहब दोनों सेम वेलोसिटी मींस 10 मीटर पर सेकंड के साथ जो है जेवलिन को थ्रो कर रहे हैं विद ग्रेविटी हमने लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो अरशद नदीम साहब है वो 45 डिग्री के साथ जो है उसको फेंक रहा है, जबकि नीरज चोपड़ा साहब जो है वो थोड़ा एंगल को कम या ज्यादा करते, फॉर एग्जांपल उसने 60 डिग्री के साथ जो है उसको थ्रो किया है। तो फिर क्या होगा, जो अरशद नदीम जो नेजा फेंक रहा है वो जनाब 92.97 मीटर कवर कर लेते, जबकि नीरज चोपड़ा का जो है वो 89 प्लस आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ जो है वो थ्रो करते हैं तो वो जो है मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। फिर अक्सर कहते हैं कि हाँ पे यूज होते, तो देखो ये जो है प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे therefore when an object is projected at an angle of 45 degree the range will be maximum। तो ये जो है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि इस टॉपिक में है, रेंज में कि कौन सा एंगल होगा जहां पे 45 जो है वो रेंज मैक्सिमम आ सकता है, तो वो एंगल है जनाब 45 डिग्री। अरशद नदीम साहब को भी चाहिए कि जब भी वो प्रोजेक्टाइल या जो भी बंदा हो कि जब वो नेजे को जेवलिन को जो है वो थ्रो करते हैं तो वो 45 डिग्री के साथ ही थ्रो करे, तो फिर जो है वो उसका जो नेजा है जो जेवलिन है वो ज्यादा रेंज तक जो है वो जाएगी, उसका डिस्टेंस वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये मैं आप लोगों को एक हिंट जो है सेक्रेट बता रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और पॉइंट है, सब टॉपिक है इसका कि कौन से एंगल्स हैं, कौन से दो एंगल्स हम पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि उनके ऊपर रेंज जो है वो सेम आ जाता है, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से एंगल्स हैं, वो कौन सी पेयर ऑफ एंगल्स होंगे जिसके ऊपर रेंज जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं टॉपिक 3.2 जो कि है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का ही सब पार्ट जो है टॉपिक है कि 2 प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज, ठीक है ना। अब देखो कौन से एंगल्स होंगे। अगर स्टूडेंट हम जो है इनिशियल वेलोसिटी और जी को कांस्टेंट रखते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले जब हम रेंज को मैक्सिमम रेंज को फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर हम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और जी को कांस्टेंट रखें तो फिर डिपेंड करता है जी थीटा के ऊपर। अब जो है यहाँ पे हम ये देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो
दो एंगल्स जिसको जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम जो है वो 90 के बराबर, मतलब दो एंगल्स भी करना होंगे सर 8 को आगे ना सर 90 90 राशि हाँ ना अगर दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स, उन दो एंगल्स को जिसका सम जो है वो 90 के बराबर हो उसको हम नाम देते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब क्या होगा कि उन दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेंज होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं आपको प्रूव भी करता हूँ। If the velocity of projectile v naught and the acceleration due to gravity g is kept constant, अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट रख दे, then there are two complementary angles। complementary angles मैंने आपको बताया अभी, जिसका सम जो है वो दो एंगल्स जिसका सम जो है वो 90 के बराबर हो, उनको हम complementary angles कहते हैं। will have the same horizontal range, तो जो complementary angles होंगे उनका जो रेंज होगा वो सेम आएगा। सो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद जो एज ए असाइनमेंट सॉल्व करोगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, द रेंज ऑफ 75 डिग्री एंड 15 डिग्री, अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले 75 एंड 15 तो 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 75 प्लस 15 से क्या आता है स्टूडेंट 90, दोनों को ऐड करो 90, तो मतलब क्या हुआ कि 75 एंड 15 बोथ आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इन दोनों का रेंज जो है सेम आने वाला है। तो अब देखो कैसे आता है, इस वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है रेंज का कि वी नॉट स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाइड बाई साइन टू थीटा। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ ताकि क्योंकि ये एंगल है हमारे पास। चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है फॉर थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, पहले हम 75 के लिए कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट इस थीटा की जगह हमें 75 डिग्री फाइंड यूज करना है, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर जी, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा साइन 2 और थीटा की जगह मैं लिखता हूँ 75 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन और 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 इज इक्वल टू 150। अच्छा, हमारे पास आ जाएगा आर 75 मैंने लिखा हुआ है कि ये रेंज 75 डिग्री के लिए है, वी नॉट स्क्वायर बाई जी और साइन 150 जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आता है 0.5। अब इसको और कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमारे पास वी नॉट और जी की वैल्यू तो हमने लिखे नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आया वाकई सेम आती है या नहीं आती है, वैसे हम बातें कर रहे हैं। सो अब देखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, जो सेकंड वन है इसके हम फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो जब हम लिखते हैं आर वी नॉट स्क्वायर जी साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 2 जार 30, अब साइन 30 जो है अगेन 0.5 के बराबर। तो मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इसको भी और इसको भी, यहाँ पे भी हमारे पास 75 के लिए कितना है वी नॉट स्क्वायर जी वी नॉट स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यहाँ पे भी क्या आया हुआ है आर 15 के लिए वी नॉट स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो दोनों वैल्यूज क्या आ गए सेम। मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल 75 15 दोनों का रेंज हमारे पास क्या होगा सेम ही होगा। जब हम वी और जी की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली बाकी कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी हमारे पास है, जैसे कि 30 ओवर 60, ठीक, 80 ओवर 10, 17 ओवर 50, इस तरह जो है मल्टीपल वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगा वो रेंज सेम होगा। तो आप ये ट्राई कर लें, आप लोग के पास रिजल्ट सेम ही आएगा, ये मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में अगर हम देखें फर्स्ट हमारे पास ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है दिस इज फॉर 15 डिग्री एंगल ऑफ 15, और दूसरा हमारे पास कौन सा है 75, तो ये 75 का एंगल है, तो दोनों का अगर हम देखें सेम पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे देखो सेम पॉइंट पे आ गए, तो दोनों का रेंज सेम। ठीक, सिमिलरली अगर हम 30 को देखें तो ये 30 का एंगल है और 30 के साथ दूसरी जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है 60, तो दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे, उसका रेंज सेम। लेकिन जो हमारे पास 45 डिग्री का जो रेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रेंज होगा, और 45 फिर आप स्टूडेंट कहेंगे सर वे फिर 45 का जो दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो फिर कौन सा होगा, तो 45 का दूसरा एंगल भी तो 45 ही होगा ना, 45 प्लस 45 हमारे पास 90 आता है ना, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90, वो तो सेम ही होगा ना, यही एंगल ही होगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेंगे सबके रेंज जो है हमारे पास सेम आएंगे, और हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आता है जिस एंगल के ऊपर स्टूडेंट जिस तरह मैंने पहले बताया वो होगा 45 डिग्री। तो अगर आप जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट एक 2 लाइन का टॉपिक रह गया है, पॉइंट है कि अगर हम जो है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो क्या
रेंज के ऊपर क्या कोई इफेक्ट आएगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से? तो वो जरा देखते जस्ट 2 मिनट्स, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेंज विद एयर रेजिस्टेंस, कि क्या एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है रेंज के ऊपर? तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट कि जब रेंज के ऊपर हम एयर रेजिस्टेंस को अप्लाई करें या वहां पे एयर रेजिस्टेंस होगी तो ऑब्वियसली उसका रेंज क्या होगा? कम होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हवा है और हम किसी बाल को फेंकते तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और अगर हवा नहीं है उसी बाल को उसी फोर्स, उसी वेलोसिटी, उसी एंगल के साथ अगर हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मतलब क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट्स बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स of velocity and hence the range of the projectile is reduced as shown in the figure। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जो है कंसीडर करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करता है दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ऑफ द, मींस वो वेलोसिटी को क्या करता है? वो रिड्यूस कर लेता है, मींस उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोजेक्टाइल है, एक ही एंगल और एक ही वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ जो हम इसको फेंकते हैं। देखिए एक में हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है, दिस इज, ये हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, इस पॉइंट तक ये पॉइंट आ गया विद एयर रेजिस्टेंस। और ये आपको जो ब्लू में नजर आ रही है ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते या एयर नहीं है और हम इसको थ्रो करते तो फिर हमारे पास रेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो रेंज कम होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो रेंज इंक्रीज होगा। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किए, कैसे जो है हम किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज तक जो है वो फेंक सकते, थ्रो कर सकते, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो होपफुल स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।